हम लोग एंजाइम निष्कर्षण, आमापन एवं शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसका महत्व ये है कि क्योंकि कोशिका में एंजाइम जटिल मिश्रण में पाई जाती है, तो हम किसी भी एंजाइम की क्रिया का सही तरीके से सही विधि से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में कोई अन्य एंजाइम हो सकता है एंजाइम ऑफ इंटरेस्ट के क्रियाधार से क्रिया कर ले या उसके उत्पाद को किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित कर दे, तो हम उस एंजाइम से जो उत्पाद बन रहा है उसकी मात्रा ठीक से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। फिर एंजाइम के गुण एवं व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, जैसे कि एंजाइम विशिष्टता का अध्ययन करने के लिए हमें एंजाइम शुद्ध अवस्था में चाहिए। एंजाइम्स जो हैं वो कोशिका के चयापचयी मशीनरी के घटक होते हैं और उनका वातावरण कोशिका में भिन्न होता है। जो हम परक नली में जो वातावरण होता है वो भिन्न होता है। तो जो सहकारक शुद्धिकरण के समय पृथक हो गए एंजाइम से, वो जब हम परक नली में टेस्ट मेथड कर रहे हैं तो उसमें मिला देने चाहिए, जिससे हमें सही परिणाम प्राप्त हो। जो मेथड्स हैं शुद्धिकरण की विधियां हैं वो इस प्रकार से। सबसे पहले हमें एक परीक्षण विधि चाहिए या एंजाइम आमापन विधि चाहिए, जो कि हमें शीघ्रता से और सही परिणाम दे पाए। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि एक ऐसी ही विधि है जिसमें हम क्रियाधार या उत्पाद का मापन कर सकते हैं। कई सारे क्रियाधार एवं उत्पाद जो है दृश्य प्रकाश अथवा परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तो इन्हें हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा इनकी सांद्रता का मापन कर सकते हैं। तो क्रियाधार, उत्पाद अथवा सहकिरणक की सांद्रता का मापन करके हम क्रिया की दर का मापन कर सकते हैं। फिर मैनोमेट्रिक विधि है, इसमें हम उन क्रियाओं का मापन कर सकते हैं या उन एंजाइम का मापन कर सकते हैं जिनमें एक घटक गैस हो, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इलेक्ट्रोड विधि है, इसका उपयोग अधिक नहीं होता है, इसके द्वारा हम पीएच परिवर्तन का मापन करते हैं। रासायनिक विधि का सबसे अधिक मापन होता है। इस परीक्षण विधि में हम नियमित अंतराल पर रिएक्शन मिक्सचर निकालते हैं और नमूने निकालते हैं और उसमें क्रियाधार की सांद्रता अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है उसे रासायनिक विधि से मापते हैं। इसके अतिरिक्त क्रोमैटोग्राफिक विधि के द्वारा भी आमापन किया जा सकता है। ये शुद्धिकरण स्कीम का फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम फूड एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर उसे फ्रैक्शनेट करते हैं। फ्रैक्शनेट करने के लिए दूषित करने वाली जो प्रोटीन्स हैं उनका पृथक्करण करते हैं। या तो हम उन्हें अमोनियम सल्फेट अवक्षेपण के द्वारा कर सकते हैं पृथक, या पीएच तापमान में परिवर्तन लाकर उन्हें पृथक कर सकते हैं, या कार्बनिक विलायकों के द्वारा उन्हें विकृत करके पृथक कर सकते हैं। इसके बाद विभिन्न तकनीकों के द्वारा हम प्रोटीन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये तकनीकें जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक क्रोमैटोग्राफी, डाई और बायोलाइगेंड एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, HPLC और FPLC। इलेक्ट्रोफोरेटिक पृथक्करण विधियों का उपयोग यदि एंजाइम की सक्रियता का अध्ययन करना है तो नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम पेज कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अणुभार ज्ञात करना है तो SCS पेज का, उसका समविद्युत बिंदु ज्ञात करना है तो SI इलेक्ट्रिक फोकसिंग का उपयोग करते हैं। अंत में हम एंजाइम का क्रिस्टलीकरण करते हैं। सबसे पहले हमें फूड एक्सट्रैक्ट बनाना होता है तो ऊतक को चूज करना पड़ता है, चयनित करना पड़ता है। यदि किसी विशिष्ट ऊतक से ही एंजाइम निकालनी है तो कोई चुनाव नहीं होता, परंतु यदि वो एंजाइम कई ऊतकों में उपस्थित है तो जो सबसे सस्ता ऊतक होगा और अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा उसका उपयोग करते हैं। वो ऊतक हमें साल भर मिलना चाहिए और उसमें हमें जो परिणाम मिलते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए, बार बार एक से ही परिणाम मिलने चाहिए। किसी भी ऊतक में हम एंजाइम की मात्रा बढ़ा सकते हैं सबस्ट्रेट इंडक्शन के द्वारा, यदि वो इंड्यूसिबल एंजाइम है, या उत्परिवर्तन के द्वारा, या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की विधि का उपयोग करके एंजाइम की सांद्रता उस ऊतक में बढ़ा सकते हैं। जो निष्कर्षण बफर है उसके निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उसकी आयनिक क्षमता 0.1 से 0.2 मोलर होनी चाहिए और pH 7 से 8 होना चाहिए। ये प्राकृतिक परिस्थितियों के समीप होता है। ट्रेस और फॉस्फेट बफर का प्रायः उपयोग किया जाता है। बफर में अन्य
अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक प्रतिऑक्सीकारक उपस्थित होता है जो एंजाइम प्रोटीन के सल्फ हाइड्रिल ग्रुप के ऑक्सीकरण को रोकता है। यदि ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाती है। फिर प्रोटियोलिटिक एंजाइम के इनहिबिटर्स या संदमक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है सारी प्रोटीन्स का जल अपघटन कर देंगी, तो हमारी एंजाइम का भी जल अपघटन हो जाएगा। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के संदमकों का उपयोग करके इन एंजाइम्स को निष्क्रिय कर देते हैं। फिर क्रियाधार एवं सहकारक मिलाते हैं, ये एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम के सक्रिय स्थल को स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त EDTA मिलाते हैं, वो धात्विक आयन से क्रिया करके मर्कैप्टिड्स बनाने से रोकता है। पॉलीविनाइल पिरोलिडोन मिलाते हैं, ये फिनोलिक्स से क्रिया करता है, उनको पृथक कर देता है। सोडियम अजाइड मिलाते हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। फिर कोशा को विघटित करने की विधियाँ मिक्सी या ब्लेंडर का उपयोग करते हैं। ये अपने shear बल के कारण पादप एवं स्तनपायी जीवों के ऊतकों को विघटित कर देता है। फिर हम खरल बत्ता का उपयोग करते हैं, इसमें जो है रेत मिला देते हैं या एल्यूमिना मिला देते हैं, जो कि घर्षण बल के द्वारा कोशाओं को विघटित करता है। ये प्रायः बैक्टीरिया या पादप कोशाओं को विघटित करने के लिए विधि का उपयोग होता है। प्रेसेस मैंटन काउलिन प्रेस का उपयोग करते हैं, ये माइक्रोबियल सेल को विघटित करने में सहायक होता है। एंजाइमिक विधि में लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं, ये बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल का विघटन करता है। ईस्ट के लिए जाइमोलाइज का उपयोग करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त ऑस्मोटिक शॉक या अल्ट्रासोनिकेशन के द्वारा हम कोशाओं को विघटित कर सकते हैं।